रामपुर गांव में मैना नाम की एक औरत अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में एक दिन रात को बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव पानी में डूबने लगता है। गांव के लोग वहां से जान बचाकर अलग अलग जगह भागने लग जाते हैं। मैना भी अपने छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के लालगंज गांव में पहुंचती है। मैना को देखकर गांव का मुखिया आकर उससे कहता है, मैना, तू मेरे गांव में क्यों आई है? मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव में बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। हमारे गांव के सभी लोगों को अपना घर छोड़ छोड़ कर भागना पड़ रहा है। कृपया कर हमारी मदद करें। मुझे और मेरे दो बच्चों को अपने गांव में रहने दो। तू तो जानती है तेरे पति से हमारी कितनी दुश्मनी थी। मैं दुश्मनों को घर में कैसे रख सकता हूँ? तुम तो इतने गरीब हो, मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता कि तुम लोग चोरी नहीं करोगे। हम ये बुरा समय काटने आए हैं, हम चोरी क्यों करेंगे मुखिया जी? ज्यादा सयानी मत बन और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। नहीं मुखिया जी, हमें मत निकालो, हम पर रहम करो। एक शर्त पर तू यहाँ रह सकती है। तुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। मुझे क्या करना होगा? मैं सब कर सकती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दूंगी। हा 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 हा। तुझे मेरे साथ शादी करके मेरी बीवी की तरह रहना पड़ेगा। तुझ जैसी सुंदर औरत को तो मैं बहुत खुश रखूंगा। तेरे बच्चों का खर्चा भी उठाऊंगा। नहीं मुखिया, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए। तो फिर निकल जा मेरे गांव से। अब हम क्या करेंगे? गांव में पानी है और दूसरे गांव का मुखिया बिना अपने मतलब के हमें वहां रहने नहीं देगा। अब हम कहाँ जाएंगे? जंगल के अलावा अब तो कोई और रास्ता भी नहीं है। माँ, हम इस सड़क पर भी तो रह सकते हैं। यहाँ पर तो पानी भी नहीं आएगा। नहीं बेटा, हम नहीं रह सकते। मुखिया हमें नहीं रहने देगा। हमें उसकी नज़रों से दूर जंगल में ही जाना होगा। ईश्वर ने जो भी लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता। मैना अपने बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं, आम के और बाकी फलों के पेड़ भी होते हैं। माँ, यहाँ तो कितनी ठंडक है और यहाँ तो बहुत सारे तरह तरह के फल है। अब हम यहाँ पर पेट भरकर खाना खा सकते हैं और आराम से सो सकते हैं। अच्छा हुआ माँ जो हमारे गांव में बाढ़ आ गई, क्योंकि ना तो वहाँ खाने पीने को मिलता था और ना ही इतनी ठंडी अच्छी हवा चलती थी। नहीं बेटा, बाढ़ अच्छे के लिए आई है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण कई लोगों के जान और माल दोनों का नुकसान होता है। और अब हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। ठीक है माँ, मैं झोपड़ियाँ बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। नहीं बेटा, हमें लकड़ियाँ नहीं काटना चाहिए। मेरे बच्चे, पेड़ों में भी जीवन होता है। हम इनकी वजह से ही सांस लेते हैं और ये हमें खाने पीने को कितना कुछ देते हैं। हमारे सामने देखो, सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उनसे ही अपनी झोपड़ी बनाएंगे। मैना अपने बच्चों के साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देती है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पर्याप्त लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। शिव नदी की तरफ झोपड़ी के लिए भूसा लेने चला जाता है। शिव बेटा, अकेले मत जाओ बेटा, पहले लकड़ी से झोपड़ी बना लेते हैं, बाद में भूसा ले आएंगे। शिव उसकी कोई बात नहीं सुनता है और नदी के पास चला जाता है। तभी शिव की चीख निकलती है, क्योंकि उसे सांप ने काट लिया होता है। मुझे सांप ने काट लिया। ये बात सुनकर मैना और मोनी दोनों रोते हुए शिव की तरफ दौड़े हुए चले जाते हैं। शिव बेहोश हो चुका होता है। बेटा उठ, बेटा उठ, बेटा तू सुन रहा है ना बेटा, उठ। मैना, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी कि तुम कैसे अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को वापस जिंदा कर रहा हूँ और तुम्हें रहने के लिए एक जादुई बांस की झोपड़ी दे रहा हूँ। इसमें तुम अपने परिवार के साथ बिना किसी चिंता के रह पाओगी और तुम्हारा बेटा भी ठीक हो जाएगा। बस अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैना और उसकी बेटी आंखें बंद करती है। तभी शिव भी जिंदा हो जाता है। तीनों पीछे देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक बांस की जादुई झोपड़ी होती है।
फिर तीनों जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर से वह झोपड़ी नहीं बल्कि एक महल होता है। शिव और मोनी को वो घर बहुत पसंद आता है, वो वहीं रहने लग जाते हैं। इसी तरह मैना और उसके बच्चों के कुछ दिन आराम से बीत गए। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि मुखिया भी बाढ़ से बचकर जंगल में भागकर आया हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कृपया करके मुझे माफ कर दो। मेरे परिवार को भी यहाँ शरण दे दो। कोई बात नहीं मुखिया जी, हमने आपको माफ़ कर दिया है, आप यहाँ रुक सकते हैं। मुखिया और उसका परिवार मैना की झोपड़ी पर पैर रखने वाला ही था, तभी वहाँ पर जोर से बाढ़ आ जाती है, जिसमें मुखिया और उसका परिवार बह जाता है। लेकिन जादुई झोपड़ी को कुछ नहीं होता। कुछ दिन में बाढ़ का पानी शांत हो जाता है और मैना अपने बच्चों के साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लग जाती है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।